राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज हरिद्वार में भव्य गंगा दीपोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और इसी अवसर पर गंगा घाटों को 3.5 लाख दीपों से जगमगाया जाएगा। हर की पैड़ी पार HRDA की ओर से 500 ड्रोन द्वारा एक आकर्षक ड्रोन शो भी प्रस्तुत किया जाएगा। जिलाधिकारी कमिंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सभी घाटों को 50 सेक्टरों और 9 जोनों में विभाजित किया गया है। इन सभी सेक्टरों और जोनों में अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है और जनपद स्तरीय अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए दायित्व सौंपे गए हैं। भजन संध्या के दौरान कन्हैया मित्तल अपनी भक्ति भरी प्रस्तुति से समा बांधेंगे, जिससे श्रद्धालुओं को एक दिव्य अनुभव प्राप्त होगा। सबसे पहले भल्ला स्टेडियम जो नया निर्माण किया गया है, भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। उसके पश्चात हर की पौड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया जाएगा और तत्पश्चात जो गंगा आरती है, गंगा आरती में प्रतिभाग होगा। उसके पश्चात ड्रोन शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो में विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आकृतियां आसमान में ड्रोन्स के माध्यम से बनाई जाएंगी, तो उनका प्रदर्शन होगा। और ड्रोन शो के पश्चात फिर गंगा दीपोत्सव होगा, जिसमें लगभग 52 घाटों पे लगभग 3 लाख से अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं, जिसके लिए विभिन्न जोनल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और बहुत सारे वॉलंटियर्स उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। लगभग 4000 लोग इसके अंदर प्रतिभाग कर रहे हैं दीपक जलाने के लिए। तो एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। 6:30 बजे के लगभग ये कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के पश्चात फिर भजन संध्या का आयोजन किया गया है। जो कन्हैयालाल मित्तल जी गायक हैं, भजन गायक हैं, उनके वो जो है गायक रहेंगे उस कार्यक्रम में। उसका आयोजन किया जा रहा है 7 बजे से लेकर। दुबई विधानसभा खंडूरी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन से वापस लौट आई हैं। रितु खंडूरी भूषण ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरे साथ एक अन्य स्पीकर को एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस बैठक में काफी अच्छी सकारात्मक चर्चाएं हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि हम अभी तक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे। ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था। काफी समय से सभी देश लगे थे कि हम एक नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बने, ताकि हम अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपनी जगह बना सकें। इस बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्णय किया गया और किंग ने ये स्पीच दी है कि हम अब सीपीए को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सीपीए सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व के सदस्य के रूप में भाग लेकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारत लौट आई है। ये सम्मेलन सिडनी के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था, जहां उन्होंने विभिन्न देशों के सांसदों के साथ संसदीय लोकतंत्र और शासन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में मैं गई थी और हम 2 स्पीकर्स असम और उत्तराखंड स्पीकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में वहाँ के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो हम वहाँ पहुँचे। एग्जीक्यूटिव कमेटी की अच्छी हमारी बैठक हुई, जिसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई और आपको ये बताते हुए भी खुशी है कि हम अभी तक एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे, जो कि ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफ़ी समय से सभी देश लगे थे कि हम इसको नॉन चैरिटेबल करें, ताकि हम एक अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर फिर अपनी जगह बना सकें। तो इस बार ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ है और किंग ने अपनी स्पीच में इसको कहा है कि हम अब सीपीए को चैरिटी से नॉन चैरिटी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को 14 नवंबर को यानी कि बाल दिवस अवसर वाले दिन युवा महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए महोत्सव में शामिल होने की राज्यपाल ने बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्यपाल के मार्गदर्शन और अनुभव विशेषकर युवाओं के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। तो युवा महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। रेखा आर्या ने राज्यपाल से मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बता दें, मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही। युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसी दौरान शामिल होने का आमंत्रण भी दिया गया।
तो वहीं उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से लोग यहाँ के पर्व और त्योहार को मानते हैं। इगाश भी यहाँ का एक लोक पर्व है जो 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर लोक साहित्य एवं संस्कृति कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताते हुए कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर इगास दिवाली का पर्व भी शुभ माना जाता है और हर साल की तरह इस बार भी 12 नवंबर को ये लोक पर्व इगास मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताते हुए कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जो तारीख है वो 12 नवंबर। ऐसे में 12 नवंबर को संस्कृति विभाग के द्वारा तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं ताकि हर साल की तरह इस बार भी जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उनमें कोई भी कमी ना रहे। तो वहीं शहर की यातायात व्यवस्था का जायजा लेने टीएम और एसएसपी ग्राउंड जीरो पर उतरे दोनों ही अधिकारियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान टीएम और एसएसपी बाइक से घंटाघर, फवारा चौक, रिस्पना पुल, आईएसबीटी होते हुए कैंप कार्यालय पहुंचे। इस दौरान टीएम सविन बंसल और एसएसपी अजीत सिंह ने सफाई व्यवस्थाओं का भी स्थलीय निरीक्षण किया। तो डीएम एसएसपी ने स्थलीय निरीक्षण किया, पहुंचे और वहां पर किस तरीके से कार्य चल रहे हैं उनका जायजा लेते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां बुलेट पर देहरादून के टीएम और एसएसपी नजर आए थे, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, वहां पर जायजा लेते हुए नजर आए। सफाई व्यवस्था को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया और ये भी देखते हुए नजर आए कि किस तरीके से जो सफाई व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। तो वहीं एम्स ऋषिकेश का 2 दिन से सर्वर ठप है, जिसके कारण सैकड़ों मरीज और परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम है कि किसी भी मरीज को डिस्चार्ज तक नहीं किया जा रहा है। एम्स प्रो मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रही हैं। घमंड में डूबे पीआरओ ने मीडिया से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। अस्पताल में मरीज बेहाल हैं, लेकिन प्रशासन का रवैया लापरवाही भरा है। अस्पताल में मौजूद परिजन और मरीज कह रहे हैं कि 2 दिन से जारी इस दिक्कत ने उनकी परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। तो वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और सिस्टम को सुधारने की कोशिश ना के बराबर नजर आ रही है। तो 2 दिन से मरीज परेशान हैं और मीडिया तमाम सवाल पूछ रही है, लेकिन उन सवालों से बचते हुए वहां की जो प्रशासन है वो नजर आ रही है। 2 दिनों से डिस्चार्ज नहीं हुए मरीज और वहां पर जितने भी परिजन पहुंच रहे हैं मरीजों के, उन्हें भी तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और जितनी भी जरूरी मेडिकल सेवाएं हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। तो एम्स ऋषिकेश में जो सर्वर जो है पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। ऐसे में मरीजों को परेशानी हो रही है। 2 दिन से मरीज परेशान हैं। जिन मरीजों को डिस्चार्ज होना है वो मरीज डिस्चार्ज भी नहीं हो पा रहे हैं। जितने भी परिजन वहां पर मरीजों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर वहां की जो प्रशासन है उनसे तमाम सवाल पूछे जाते हैं तो जितने भी वहां के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सवालों से बचते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं प्राइमरी विद्यालय रावली महदूद में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रानीपुर विधायक आदेश चौहान उपस्थित रही। आयोजित किए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की अपार भीड़ देखने को मिली, जहां पर डॉक्टरों द्वारा मरीजों के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, हृदय संबंधित बीमारी आदि का इलाज किया गया। तो शिविर में मरीजों की अपार भीड़ नजर आई। देख सकते हैं किस तरीके से निःशुल्क
स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग थे वो पहुंचे और अपने स्वास्थ्य संबंधी जांच कराते हुए नजर आए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और इसी के साथ शिविर में मरीजों की सेहत को लेकर ध्यान रखा गया, जांच की गई। निःशुल्क सेवा थी ये, जिस वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आए। TCPL जो है वो CSR एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हर वर्ष इसी गांव के अंदर इस तरह के हेल्थ चेकअप कैंप प्लस स्वास्थ्य शिविर वगैरह का आयोजन लगातार करती रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि इस गांव के अंदर क्राउड भी बहुत है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। और TCPL पिछले मैं समझता हूँ कि 7-8 साल से 10 साल हो गए हैं TCPL को। मेरा भी हर कैंप में यहाँ पर आना हुआ है और आज इन्होंने इसके अंदर खाली स्वास्थ्य जांच ही नहीं, TCPL जो है वो CSR एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हर वर्ष। तो वही खबर लालकुआ से है, जहां लाइन पार संजय नगर कॉलोनी और 25 एकड़ कॉलोनी में द हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को फाउंडेशन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही कैंप में खून जांच के पश्चात निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई। हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा लगाया गया है। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण समुदाय को एक स्वास्थ्य सेवाएं देना है, क्योंकि लोग एक आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अपने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक नहीं है, उनके गली मोहल्ले पे जाके, उनके गांव पे जाके हम स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। और जितना भी हमारे इस एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक उपचार हैं, जो भी चीजें हैं वो व्यवस्था उन लोगों को हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय जब से PPP मोड पर गया है, तब से यहां लगातार इलाज में लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार लापरवाही को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है। पूर्व तरचार राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि रामनगर में रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय को PPP मोड से हटाए जाने को लेकर क्षेत्र जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों सहित संघर्ष समिति ने कई बार धरना प्रदर्शन किया। बारे में क्या कहना है, तो रामनगर के आवाम ने कई बार इसमें धरने प्रदर्शन किए हैं। संघर्ष समिति ने इसके लिए धरने प्रदर्शन दिए हैं। हम लोगों ने अपने राज्य आंदोलन की जो पेंशन हमें मिलती है वो भी यहाँ इस आंदोलन में हमने दी है। और अभी ये इतनी बड़ी घटना हुई जिससे सारे लोगों के कलेजे हिल गए। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और हमने माननीय मुख्यमंत्री से गंभीरता से अपनी बात को रखा कि इसे PPP मोड से हटाया जाए। उन्होंने गंभीरता से सुना और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इस पर रिएक्शन किया है। कल स्वास्थ्य मंत्री जी का एक स्टेटमेंट मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, लेकिन हम उनको बधाई तब देंगे जिस दिन ये वास्तविक रूप से PPP मोड से हॉस्पिटल हट जाए। बात यदि उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की हो तो उसके चर्चे सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुनकर भी चुप्पी साधे बैठा रहता है। ताजा मामला जनपद पौड़ी कोट ब्लॉक के पसंदपुर सरकारी अस्पताल का है, जिसमें पहले भी कर्मचारियों की ड्यूटी से नादारत होने की शिकायत स्थानीय लोग विभाग व शासन तक कर चुके हैं, लेकिन इन कर्मचारियों पर ना जाने क्यों शासन मेहरबान है। आज भी इन अस्पताल के दरवाजे बंद नजर आए। जब ग्रामीण लोग यहां पहुंचे तो उन्हें ताला लगा हुआ नजर आया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह ने बताया कि उक्त अस्पताल में अक्सर डॉक्टर, फार्मासिस्ट गायब रहते हैं। इनकी शिकायत पहले भी वे कर चुके हैं, लेकिन विभाग न जाने इस पर क्यों मेहरबान है। तो स्थानीय ने विभाग शासन से शिकायत की और शिकायत के बाद शासन की ओर से कुछ भी सुध लेने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। वहां पर मरीज पहुंचे, लोग पहुंचे तो उन्हें ताला लगा हुआ नजर आया। बसंतपुर सरकारी अस्पताल का किस तरीके से हाल हो रखा है आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ना ही कोई कर्मचारी वहां पर मौजूद है। अस्पताल में ड्यूटी से जो डॉक्टर हैं वो नदारत नजर आए और उसके बाद अब कार्रवाई
किस तरीके से की जाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि स्थानीय लोगों ने विभाग और शासन से शिकायत कर दी है। लेकिन अब क्या एक्शन लिया जाता है, आगे क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत ही एक शर्मनाक जो वाक्य जो है हमारे राजकीय प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है बसंतपुर में वहाँ हुआ है। और राज्य स्थापना के दिवस में जो कई हमारे जो गांव के निवासी थे जिनके कुछ मतलब स्वास्थ्य के गड़बड़ होने के कारण जब वो वहाँ पहुँचते हैं, बसंतपुर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तो उन्हें वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता है। और ये सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है, ये सिलसिला पिछले 4-5 सालों से चलता आ रहा है। जबकि 6 कर्मचारी वहाँ सरकार की तरफ से दिए गए हैं, मगर हमेशा वो 2-2 के रोटेशन पे वहाँ पे चलते हैं। अगर वहाँ डॉक्टर होगा तो वहाँ स्वीपर नहीं होगा, स्वीपर होगा तो डॉक्टर नहीं होगा, इस तरीके से रोटेशन वहाँ चलता है। तो वहीं काशीपुर का एलडी भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय इस समय चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है। यहां बता दें कि इस अस्पताल में डॉक्टर खेमपाल सिंह जो कि रेडियोलॉजिस्ट थे, इसके साथ साथ उनके पास इस अस्पताल का सीएमएस पद भी था, लेकिन वे 4 दिन पूर्व सेवानिवृत्त हो गए, तो रेडियोलॉजिस्ट का पद भी खाली हो गया। इस अस्पताल में फिजिशियन लगभग 8 सालों से नहीं है। इसी के साथ नेत्र विभाग भी चिकित्सक की कमी से नजर आ रहा है। बता दें कि इस अस्पताल में कभी 400-500 ओपीडी रोज होती थी, लेकिन चिकित्सकों की भारी कमी के चलते अब मात्र ओपीडी 100 तक ही रह गई है। इस अस्पताल में उत्तर प्रदेश के भी लोग अपना इलाज कराने आते थे, लेकिन चिकित्सकों की कमी के चलते लोग दिखाई नहीं दे रही हैं। सीएमएस पद खाली होने के उपरांत अब ये पद बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव पुनेठा को कार्यवाहक के रूप में दिया गया है। उनका कहना है कि उनके इस पद संभालने के बाद पता चला कि यहां पर दवाइयों का काफी टोटा है, जिसको जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ दवाइयों की कमी है और उसको पूरा करने के लिए अभी हमारे अस्पताल से गाड़ी जाएगी देहरादून स्टोर में, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आएगी। तो जो दवाइयों की जो कमी है उसको हम पूरा करेंगे। जो दवाइयाँ जो एसेंशियल होती हैं और जो ज़रूरी हैं वो सब पूरी की जाएंगी। तो अभी मंडे को जाएगी गाड़ी, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आएगी। एक तो हमारे सामने आई हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर राणा जो थे उससे पहले आई सर्जन, उनके रिटायरमेंट वो जब उसको उन्होंने BRS लिया था, उसके बाद से कोई आई सर्जन आया नहीं है यहाँ पे, साल भर हो गया है। तो हम लोगों ने डिमांड दी है कि आई सर्जन यहाँ पे पोस्ट किया जाए ताकि मरीजों को सुविधा मिले, फैसिलिटी मिले। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद के ऑपरेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब हमने इस डिमांड तो दी है। तो वहीं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा क्षेत्र में बदहाल सड़कों की हालत सुधारने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पिछले दिनों मार्जुला में हुई सड़क दुर्घटना को सरकार को याद दिलाते हुए बताया कि भीमताल विधानसभा में भी ऐसी सड़कें हैं जो कि 40 लोगों को निकल चुकी हैं। उसके बावजूद भी सरकार उन सड़कों को ठीक करने की सुध नहीं ले रही है। हरीश पनेरू ने कहा कि छिड़ा खान मिटार मोटर मार्ग पिछले 3 साल से नहीं बन पाया। इसी प्रकार विधानसभा की अन्य सड़क भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और उसका खामियाजा महसूस मासूम लोगों को अपनी जान देकर गंवाना पड़ता है। पूरे कुमाऊं क्षेत्र की जो बदहाल सड़कें हैं उनको लेकर हम लगातार मुख्यमंत्री जी आए थे। मार्चुला की दुखद घटना हुई, छिड़ाखान मिडार जो हमारी सड़क है उस पर 40 मौतें 1 साल के अंदर हुई, वो सड़क आज तक नहीं बन पाई। 11 तारीख को माननीय सांसद जी क्षेत्र में जा रहे हैं और उनका कहना है कि हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कि टेंडर किसको मिला। पैसों के नाम पर सड़क पर मोटा खेल चल रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा और अधिकारियों द्वारा, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो मौतें हो रही हैं उसके लिए पूरा सिस्टम और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। इसको जनता को हम आगाह कर रहे हैं, जनता जागेगी और ऐसे जनप्रतिनिधियों को आने वाले समय में जवाब। खबर रानीखेत से है, जहां पीएमजीएस राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष शिव सिंह भिष्ट ने कहा कि थावी सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा थावी सरकार के नेतृत्व में मुख्य मार्ग को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। प्रदेश की थावी सरकार के नेतृत्व में इस दिशा में प्रदेश भर में कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड में बरसात के कारण कई स्थान में सड़कें खराब हो जाती हैं। लोक निर्माण विभाग, NH, प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित मुख्य मार्ग, प्राइवेट सड़कों में कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि 15 नवंबर से पहले गड्ढा युक्त का कार्य पूर्ण हो जाएगा।
ख़त्म हुई है। बरसात के बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं वो गड्ढा मुक्त होंगे और निश्चित रूप से इस दिशा में पूरे प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। और मैं मानता हूं कि क्योंकि प्रदेश में बरसात की वजह से हमारा उत्तराखंड प्रदेश क्योंकि आपदाग्रस्त भी यहाँ आपदाएँ बहुत प्रदेश में आती हैं, तो उससे बरसात में बहुत सारी सड़कें हमारी ख़राब हो जाती हैं, तो उनमें बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में आपदा के कारण भी हर वर्ष होता है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है और निश्चित रूप से हमारे तमाम अधिकारीगण हमारे, चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हों, चाहे एनएच के हों, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के हों, उनमें तमाम निविदा का कार्य पूरा करने के बाद गड्ढा मुक्त जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको निश्चित रूप से उसका। तो वहीं लक्सर में बदलते मौसम के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। दिन में गर्मी और रात में ठंड बढ़ने के कारण लोगों में बुखार, खांसी, जुकाम और उल्टी जैसी बीमारियां फैल रही हैं। पिछले एक सप्ताह से लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर साफ सफाई का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। साथ ही समय समय पर फॉगिंग भी की जा रही है। लक्सर में लगातार बुखार के मरीजों की जो संख्या है उसमें वृद्धि से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक किसी भी मरीज में डेंगू के लक्षण की पुष्टि नहीं की है। तो वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के राजपुर में लगने वाले पीठ बाजार में जाम को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। बताया जा रहा है कि पीठ बाजार के कारण लगने वाले जाम से परेशान होकर कुछ लोग आपस में भिड़ गए और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। गांव के कुछ लोगों पर आरोप है कि वे पीठ बाजार लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली कर रही है, जिससे जाम की समस्या बढ़ रही है। और इसी मुद्दे को लेकर पीड़ित पक्ष शिकायत लेकर स्थानीय पुलिस चौकी पहुंचा। घटना के समय पीठ बाजार के पास एक शादी समारोह का आयोजन भी हो रहा था, जहां कुछ लोग सामान लेकर जा रहे थे। जाम की वजह से इन लोगों को रास्ता नहीं मिला और विवाद उत्पन्न हो गया। तो बाजार में जाम को लेकर विवाद किस तरीके से फैला, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जाम से परेशान होकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया था। जमकर मारपीट भी होने लगी। दोनों पक्षों में मारपीट तक बात पहुंच गई।